जब क्रम बंधन और अभिदाय के विरोध में क्रम बंधन प्रबल होता है तो इसका क्या अर्थ है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। क्रम बंधन और अभिदाय के विरोध में क्रम बंधन प्रबल होता है, इसका क्या मतलब है, इसकी व्याख्या कीजिए। क्रम बंधन तब होता है जब एक कर्जदाता के पास दो या उससे अधिक संपत्तियों पर अधिकार होता है और कोई अन्य कर्जदाता उन्हीं में से किसी एक संपत्ति पर अधिकार रखता है। ऐसे में न्याय संगत सिद्धांत यह है कि पहले कर्जदाता को उन संपत्तियों से वसूली करनी चाहिए जिन पर दूसरे का अधिकार नहीं है। इसे अंग्रेजी न्याय शास्त्र में इक्विटी का सिद्धांत माना जाता है। अब अभिदाय की बात करें तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए भुगतान करता है तो उसे यह अधिकार होता है कि वह अन्य समान उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों से उनके हिस्से का भुगतान प्राप्त करे। इसे समान उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। जब मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन में टकराव होता है तो न्यायालय मार्शलिंग को प्राथमिकता देता है, यानी अगर दो अधिकारों में टकराव हो तो संपत्ति के उपयोग में इस प्रकार व्यवस्था की जाती है कि छोटे या द्वितीय कर्जदाता का हित पहले सुरक्षित किया जाए। मार्शलिंग को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? न्याय संगत दृष्टिकोण से देखें तो मार्शलिंग यह सुनिश्चित करता है कि छोटा कर्जदाता अपनी वसूली से वंचित न हो। पूर्व अधिकार का सम्मान भी जरूरी है क्योंकि द्वितीय कर्जदाता का अधिकार सीमित होता है, इसलिए प्रथम कर्जदाता को ऐसी संपत्ति से वसूली करनी चाहिए जो अन्य के अधिकार से मुक्त हो। संपत्ति के प्रभावी वितरण का सिद्धांत भी है, यानी संपत्ति की ऐसी व्यवस्था करना कि सभी कर्जदाता अपना हक प्राप्त कर सकें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ए ने बी को दो संपत्तियां S1 और S2 गिरवी रखकर कर्ज लिया है। अब सी जो कि एक द्वितीय कर्जदाता है, उसे केवल S1 पर ही अधिकार प्राप्त है। बी के पास S1 और S2 दोनों से वसूली करने का अधिकार है, लेकिन अगर बी S1 से ही पूरा पैसा वसूल लेता है तो सी वंचित रह जाएगा। इसी वजह से मार्शलिंग का सिद्धांत यह कहता है कि बी को प्राथमिक रूप से S2 से वसूली करनी चाहिए ताकि सी को S1 से वसूली का मौका मिल सके। महत्वपूर्ण केस लॉ में ऑल्ड्रिच वर्सेस कूपर 1803 का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यह मामला मार्शलिंग के मूलभूत सिद्धांत की स्थापना करता है कि संपत्तियों का उपयोग इस तरह होना चाहिए कि सभी हितधारकों को संतुलित लाभ मिल सके। मुल्ला ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार मुल्ला ने कहा है कि मार्शलिंग एक न्याय का सिद्धांत है जो तब लागू होता है जब प्राथमिक कर्जदाता के पास वसूली के लिए कई विकल्प होते हैं। अब बात करते हैं धाराओं की। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 81 यानी मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेसर, यह धारा द्वितीय कर्जदाता या खरीदार को सुरक्षा प्रदान करती है। अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 और धारा सेक्शन 81 मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेसर, सेक्शन 82 कंट्रीब्यूशन बाय को ओनर्स। विद्वानों की राय के अनुसार मुल्ला का कहना है कि मार्शलिंग का उद्देश्य द्वितीयक अधिकारों की रक्षा करना है, न कि प्राथमिक कर्जदाता को नुकसान पहुंचाना। स्नेल्स इक्विटी के अनुसार मार्शलिंग उन स्थितियों में लागू होता है जहां द्वितीयक हितों को न्यायोचित रूप से बचाया जा सकता है। न्यायिक टिप्पणी में जब मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन में टकराव हो तो न्यायालय यह देखता है कि किस सिद्धांत से अधिक न्याय होता है। मार्शलिंग को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि पहले अधिकारों से मुक्त संपत्ति को वरीयता दी जाए जिससे अन्य हितों की रक्षा की जा सके। निष्कर्ष यह निकलता है कि सिद्धांत क्रम बंधन और अभिदाय के विरोध में क्रम बंधन प्रबल होता है, पूरी तरह से न्यायोचित और व्यावहारिक है। यह संपत्ति और कर्ज के न्याय संगत उपयोग का मार्गदर्शन करता है। कंट्रीब्यूशन केवल समान जिम्मेदार व्यक्तियों के बीच लागू होता है, लेकिन मार्शलिंग संपत्ति से संबंधित एक व्यापक और प्राथमिक सिद्धांत है। यह रहा एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन पर, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। मान लीजिए ए ने बी से 5 लाख रुपए उधार लिए और अपनी दो संपत्तियां X और Y गिरवी रख दी।
बाद में ए ने सी से 3 लाख रुपए उधार लिए और सिर्फ संपत्ति एक्स गिरवी रखी। अब बी दोनों संपत्तियों एक्स और वाई से अपना पूरा कर्ज वसूल करना चाहता है, जबकि सी की सुरक्षा केवल एक्स से ही जुड़ी है। प्रश्न यह है, यदि बी संपत्ति एक्स से ही पूरा 5 लाख रुपए वसूल कर लेता है तो क्या सी को कोई कानूनी संरक्षण मिलेगा? इस स्थिति में मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए उत्तर दीजिए। उत्तर कुछ इस प्रकार है। मूल तथ्य यह है कि ए ने बी को एक्स और वाई दोनों संपत्तियां गिरवी रखी, वहीं ए ने सी को केवल एक्स गिरवी रखी। बी का अधिकार दोनों संपत्तियों पर है, जबकि सी का अधिकार केवल एक्स पर है। मार्शलिंग का सिद्धांत, जो सेक्शन 81 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, ये कहता है कि जब एक कर्जदाता के पास 2 संपत्तियां हैं और दूसरा केवल एक पर निर्भर है, तो पहले वाले को दूसरी संपत्ति से वसूली करनी चाहिए ताकि दूसरे का हित सुरक्षित रह सके। इस केस में सी को एक्स पर ही अधिकार है, इसलिए बी को वाई से वसूली करनी चाहिए ताकि सी एक्स से अपना पैसा वसूल सके। देखिए, योगदान लागू नहीं होता। योगदान उन व्यक्तियों के बीच लागू होता है जिनके दायित्व समान हैं, जैसे 2 जॉइंट डेब्टर्स। यहाँ सी सिर्फ एक द्वितीय कर्जदाता है, उसका योगदान से कोई लेना देना नहीं है। न्याय संगत समाधान यही है कि बी को वाई संपत्ति से वसूली करनी चाहिए, जिससे सी को एक्स से वसूली का अवसर मिले। अगर बी ने एक्स से ही पूरा 5 लाख रुपए वसूल लिया तो सी का 3 लाख रुपए डूब जाएगा, जो न्याय के विरुद्ध है केस। लॉ एल्ड्रिच वर्सेस कूपर 1803। ये केस स्पष्ट करता है कि द्वितीयक अधिकारधारी की सुरक्षा के लिए मार्शलिंग लागू होता है। निष्कर्ष यह है कि इस केस में मार्शलिंग का सिद्धांत लागू होगा और बी को वाई से वसूली करनी चाहिए। योगदान का सिद्धांत यहां लागू नहीं होता, इसलिए अगर सी कोर्ट में राहत मांगे तो उसे मार्शलिंग के आधार पर संरक्षण प्राप्त होगा। ये रहे 2 अतिरिक्त प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स, मार्शलिंग और कंट्रीब्यूशन पर आधारित, परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी। प्रश्न, एक्स ने वाई से 10 लाख रुपए उधार लिए और अपनी 2 संपत्तियां ए और बी गिरवी रख दी। बाद में जी ने एक्स को 4 लाख रुपए उधार दिए और संपत्ति ए पर अधिकार प्राप्त किया। एक्स का दिवालियापन हो गया और वाई ने ए संपत्ति से ही पूरा 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। अब जैद अपना पैसा नहीं वसूल पा रहा। प्रश्न, क्या जेड को मार्शलिंग के आधार पर कोई राहत मिल सकती है? उत्तर यह है कि मार्शलिंग का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि जीड केवल ए पर निर्भर था, जबकि वाई को ए और बी दोनों पर अधिकार था। न्याय के अनुसार वाई को सबसे पहले बी से वसूली करनी चाहिए थी ताकि जीड को ए से वसूली का अवसर मिल सके। और देखिए, एक्स का दिवालियापन मार्शलिंग को रोकता नहीं है। मार्शलिंग का मुख्य उद्देश्य द्वितीयक कर्जदाता की रक्षा करना है। जीड को न्यायालय में पूरा अधिकार है कि वह यह सिद्ध कर सके कि वाई को पहले बी से वसूली करनी चाहिए थी। निष्कर्ष ये है कि जी को मार्शलिंग के आधार पर न्यायिक राहत मिल सकती है और वाई को ए से वसूली करने के बजाय उसे बी से वसूली करनी चाहिए थी। प्रश्न है, ए और बी ने संयुक्त रूप से 6 लाख रुपए का कर्ज लिया। फिर ए ने पूरा कर्ज चुका दिया और अब वह बी से 3 लाख रुपए के योगदान की मांग कर रहा है, लेकिन बी मना कर देता है और कहता है कि यह तो ए की मर्जी थी। तो क्या ए को कंट्रीब्यूशन का अधिकार मिलेगा और क्या इस स्थिति में मार्शलिंग लागू होती है? उत्तर, कंट्रीब्यूशन का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि दोनों ने संयुक्त रूप से आड़ लिया है और उनका उत्तरदायित्व भी समान है। जब ए ने पूरा भुगतान किया तो उसने अपने साथ साथ बी का भी ऋण चुका दिया। इसलिए ए को पूरा अधिकार है कि वह बी से आधी राशि की वसूली कर सके। मार्शलिंग यहां लागू नहीं होता। यह दरअसल संपत्ति की सुरक्षा का मामला नहीं है,
बल्कि दो समान उत्तरदायी व्यक्तियों के बीच आंतरिक निपटान यानी इंटरनल सेटलमेंट का मामला है। इसलिए यहाँ केवल कंट्रीब्यूशन लागू होता है। न्यायिक आधार भी यही है। स्टीवनसन वर्सेस वॉटसन 1879। संयुक्त दायित्व में भुगतान करने वाला व्यक्ति दूसरों से कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। निष्कर्ष ये है कि ए को 3 लाख रुपए का योगदान प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। मार्शलिंग यहां लागू नहीं होगा क्योंकि यह संपत्ति सुरक्षा का मामला नहीं है।